अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोगों से मैं बात करूंगा, मुलाकात करूंगा, पढ़ाऊंगा आप लोगों को केमिस्ट्री। थोड़ी बहुत जो है हमारी इंटरेक्शन ओरिएंटेशन में हो चुकी थी। मैंने आप लोगों को ओरिएंटेशन में अपने मुतालिक और थोड़ा बहुत जो हमने पढ़ना है रिलेटेड टू केमिस्ट्री, ठीक है, उससे मुतालिक मैंने आप लोगों को ब्रीफ कर दिया था। अब हम आज से बाकायदा अल्लाह का नाम लेके इस सेशन का आगाज करते हैं और केमिस्ट्री का जो हमारे पास सिलेबस है इसको स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ कर दूं इस हवाले से कि किस तरीके से किस पैटर्न के थ्रू हमने चलना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो कि ओरिएंटेशन डे पर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि हमारा सिलेबस बहुत फैला हुआ है, हमने इन डेज के अंदर रहते हुए इसे कंप्लीट करना है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसे जितना कन्फाइन कर सकते हैं, जितना समराइज कर सकते हैं इसे हम करें। और कन्फाइन समराइज किस तरह से हो सकता है कि हम जो है कुछ कंपैरिजंस जो है डेवलप करें कुछ चीज़ों के दरमियान, ठीक है, और कंपैरिजन के थ्रू हम उन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करें। टेबुलर फॉर्म के अंदर हम अपना डाटा जो है आप लोगों से मैं आप लोगों से शेयर करूं, ठीक है। सो इस तरह से इन मेथड्स के थ्रू जो है यानी कि हम शॉर्टकट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस बहुत लेंथियर टाइप ऑफ मटेरियल को जो सिलेबस है इसको कंफाइन कर सकते हैं, इसको शॉर्ट करते हुए हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब करने क्या लगे हम भाई, हम केमिस्ट्री का सिलेबस जो है उसका बाकायदा उसका आगाज कर लेते हैं। बेसिक तौर पे देखो, अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री की दो बुक्स आप देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को हमने कंप्लीट करना है। पार्ट 1 का जो हमारे पास सिलेबस है इसको हम समाव फिजिकल कहते हैं और पार्ट 2 जो है उसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों पोर्शंस शामिल हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों को डिस्प्ले करूंगा, आप लोगों की स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगा, उसके हवाले से हम बातचीत करेंगे, कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ चीजें होंगी जो कि आपके इस वक्त बुक में मौजूद हैं, उनको हम मार्क करेंगे और उनसे रिलेटेड हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें विद एमसीक्यूज, यानी कि हम देख सकेंगे किस टाइप के एमसीक्यूज बनते हैं, किस तरीके से हमें उनको सॉल्व करना है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को लेक्चर नोट्स जो है प्रोवाइड करता रहूंगा। मेरी गूगल तो कैंपस ड्राइव है, उस पर आप लोगों को लेक्चर वाइज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज और उससे रिलेटेड जो टॉपिक के शॉर्ट फॉर्म के अंदर नोट्स हैं वो आप लोगों को कैंपस ड्राइव पे मिल जाएंगे। मैं आप लोगों से शेयर भी कर लूंगा, लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप वो क्लिक करके आप लोग वो गेट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 से ऑनवर्ड हमने मूव करना है और इसका टाइटल क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने स्टार्ट करना है। देखो, मैं अगर बात करता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम एटम, ठीक है। एटम जो है उससे हम स्टार्ट लेंगे। एटम होता क्या है इससे मुतालिक थोड़ी सी हम बात करेंगे, फिर हम इससे आगे मूव कर सकेंगे, ठीक है। अगर जहां तक एटम की बात है, हम ये बात कहते हैं कि एटम जो है, ठीक है, ये ग्रीक फिलोसोफर्स का ये कहना था कि ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का जो इनडिविजिबल होता है, जिससे मिलके तमाम चीजें वजूद में आती हैं, तमाम चीजें बनती हैं, ठीक है। ये जो वर्ड एटम है, ठीक है, इसको जो ये नेम असाइन किया गया है एटम की, जहां तक हम बात करते हैं, ये एटम वर्ड इन स्मॉलर पार्टिकल्स को जो नेम असाइन किया गया, ये किसने किया है भाई, आपकी बुक में इस वक्त मेंशन भी किया हुआ है, डेमोक्राइटस नेम है, ठीक है, साइंटिस्ट का। डेमोक्राइटस हमारे पास नेम है जिन्होंने इनको यानी इन पार्टिकल को, स्मॉलर पार्टिकल्स को ये वर्ड एटम नेम असाइन किया था, ठीक है। ये नेम असाइन किसने किया, इस साइंटिस्ट ने किया, ठीक है। और ये वर्ड कहां से निकला भी, इसका ये निकला है एटोमोस से, ठीक है। एटमोस से ये वर्ड निकला है एटम, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल पार्टिकल्स, ठीक है, जिसको हम आसान लफ्जों में कह सकते हैं द पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइड, ठीक है, द पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइड। इसको हम नीचे राइट कर लेते हैं ताकि क्लियरली हमें दिख सके, विच कैन नॉट बी डिवाइड, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि एटम जो है ये वर्ड आया, डेमोक्राइटस ने इसको जो है बताया हमें, एटमोस से वर्ड निकला और जिसका मतलब है इंडिविजिबल पार्टिकल यानी विच कैन नॉट बी डिवाइड, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलते हैं और कुछ नई अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती हैं एटम के हवाले से, कुछ नई फिलॉसफीज, कुछ नए आइडियाज जनरेट होते हैं और फिर आता है नाम किस चीज का, जॉन डॉल्टन का, ठीक है। जॉन डॉल्टन का नेम सामने आता है और जहां तक जॉन डॉल्टन की बात है, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था,
दो लॉज को पेश किया था डाल्टन, ठीक है जी, दो लॉज जो हैं, ठीक है, इनको पेश किया था। और वो कौन कौन से थे? एक हमारे पास था भाई, फर्स्ट हमारे पास जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन। और सेकंड वन जो हमारे पास है, ठीक है, जिसको हम सेकंड वन कहते हैं, ये हमारे पास होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ठीक है, ये लॉज पेश किए थे किसने? जॉन डॉल्टन ने, ठीक है। इसकी एटॉमिक थ्योरी के अंदर ये दो लॉज शामिल थे, ठीक है। अब अगर आप इनकी बात करते हो, इन दो लॉज को थोड़ा सा देखते हो, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब, डेफिनेट का होता है कांस्टेंट, एग्जैक्ट, ठीक है। प्रोपोर्शन मींस एटॉमिक रेशियो बिटवीन इन अ कंपाउंड, ठीक, किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स के दरमियान जो रेशियो, इसको हम एटॉमिक रेशियो का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल CO2 की बात कर लेते हैं, इसमें एटॉमिक रेशियो क्या है? 1:2 है। सो इट इज द एटॉमिक रेशियो। और हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी हम लेंगे, इसमें एटॉमिक रेशियो यही रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। सो डेफिनेट प्रोपोर्शन मींस द कांस्टेंट रेशियो, ठीक है। एंड द कंजर्वेशन मींस रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जिसमें हम कहते हैं मैटर कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिवाइड, ठीक है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास समहाउ जॉन डॉल्टन की कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द एटम, ठीक है। और उन्होंने अपने कुछ वर्ड्स, अपने कुछ जो है ख्यालात का इजहार किया रिलेटेड टू एटम, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्राइब की, ठीक है। इस तरीके से ये कहानी आगे चलती है, एटम के मतलब मजीद और बातें आती हैं सामने, ठीक है। और फिर आती है डेफिनेशन एटम की। हम ये कहते हैं कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, और विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नहीं, हम कहते हैं एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का कि जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है या कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और जो केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास एटम कहलाता है, ठीक हो गया। अब फर्दर 19th सेंचुरी में हम आ जाते हैं। हुआ ये कि कुछ जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए। उन एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ कि उन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला कि एटम जो है वो पार्टिकल एक ही नहीं है, यानी कि वो सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है। इसमें फर्दर डिवीजन मुमकिन है। कैसे मुमकिन है? कि इसके अंदर भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस और अराउंड द न्यूक्लियस मौजूद हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और ये मैं एक और बता दूं आपको बात, ठीक है, कि यहां पर एक साइंटिस्ट मेंशन किया हुआ है जिसको हम कहते हैं भी, ये हमारे पास स्वीडिश जो है हमारे पास समहाउ साइंटिस्ट हैं, जो बेसिक तौर पे क्या कहते हैं भी, हमें कहते हैं जो बर्जीलियस हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी रिलेटेड टू एटॉमिक मैस, ठीक है जी। एटॉमिक मैस के हवाले से जे बर्जीलियस ने फर्स्ट टाइम हमें इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। और ये एटॉमिक मैस क्या है? एटॉमिक मैस का मतलब ही होता है कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मैस, ठीक हो गया। सो ये फर्स्ट टाइम जो है जे बर्जीलियस ने जो है हमें बताया एटॉमिक मैस के हवाले से। जे बर्जीलियस साइंटिस्ट हैं, ठीक है जी। जे बर्जीलियस, इन्होंने हमें बताया एटॉमिक मैस, और इसके साथ साथ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की रिलेटेड टू, हम कहते हैं कि भाई सिंबल, ठीक है, तो एलिमेंट सिंबल जो है इससे मुतल्लिक भी इन्होंने ही हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, ठीक है। आल्सो प्रोवाइड, आल्सो इंट्रोड्यूस हम कर लेते हैं, इंट्रोड्यूस्ड सिंबल फॉर एलिमेंट्स, ठीक है भाई। सो ये हमारे पास समहाउ एक थोड़ा सा ब्रीफ सा मैंने आपको करके बता दिया कि इस पहले वाले टॉपिक, जिसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम का नाम देते हैं, इसमें क्या कुछ आपने याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू के तौर पे। सो मैंने आपको थोड़ा सा कहानी की फॉर्म में इसको जो है आपको रिकॉल करवा दिया है। आपने साथ में नोट डाउन भी कर लिया होगा, मार्क भी कर लिया होगा। देखिए, आपने करना यह है कि जो चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं या लिखवाता हूं, आप मतलब व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं, आपने लिखना है, और इसके साथ साथ बुक के ऊपर आप साथ में हाईलाइट भी करते जाएंगे, मार्क भी करते जाएंगे, क्योंकि इससे रेलेवेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब आती है बात, क्योंकि हम एटम की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है, तो अब चूंकि एटम दिखता नहीं है,
तो हम कैसे ये जो है मान लें कि एटम मौजूद है हमारे पास, सब चीजें एटम से मिलकर बनी है। अब आती बात एविडेंस की, यानी हम देखते हैं कि एटम को जस्टिफाई करने के लिए वो कौन से एविडेंस है जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि तमाम चीजें एटम से ही मिलकर बनी होती हैं। तो हम इस वक्त डिस्कस करेंगे एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ऑफ एटम की जो है इस वक्त आप लोगों को जो है बताऊंगा, बात इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। एविडेंस ऑफ एटम, ठीक है। अब देखो एटम को देखने के लिए हमने दो तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, बल्कि दो तो नहीं तीन करेंगे हम, ठीक है जी। तीन तरह की जो है डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई किया कि हम एटम देख सकें। फर्स्ट वन जो हमने यूज किया था वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। पर पता क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि इसके थ्रू हम एटम देख नहीं पाते, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो हमें एटम दिखा सके और हम एटम देख सकें, ठीक है। रीजन क्या है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है, रेजोल्यूशन पावर का मतलब क्या होता है कि जिसके थ्रू वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मैग्नीफाई करके, लार्ज साइज का करके, बड़ा करके दिखाता है, इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर जो मैक्सिमम है वो कितनी है? वो 500 नैनोमीटर के इक्वल है। यानी हम कहते हैं कि भाई इस साइज का पार्टिकल या इससे बड़ा पार्टिकल तो ये दिखा पाएगा, इससे स्मॉलर पार्टिकल्स ये नहीं दिखा पाएगा। तो हम कहते हैं 500 नैनोमीटर इसकी अपर लिमिट है, मतलब लास्ट लिमिट है जिसके बियॉन्ड आगे चल नहीं सकता, ठीक है। तो हम नहीं देख सकते एटम को। एक और रीजन भी है। रीजन क्या है? देखो हम ये बात जानते हैं कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? लाइट सोर्स, विजिबल लाइट को इस्तेमाल करते हैं। मिरर के थ्रू उसको हम एडजस्ट करते हैं अलोंग ऑन द आईपी, ठीक है। नहीं जो हमारे पास होता है सैंपल होता है, ठीक है, उस पर एडजस्ट करते हैं इसको इल्यूमिनेट करने के लिए, रोशन करने के लिए। तो चूंकि विजिबल लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विजिबल लाइट के अंदर जो उसकी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, ठीक है। ये लैम्डा होती है, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर जो कोई पार्टिकल इस वेवलेंथ के इक्विवेलेंट साइज का होगा तो हम देख सकेंगे उसको। अगर इससे स्मॉलर साइज का है तो हम उस पार्टिकल को थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है हम नहीं देख सकेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसको एनालाइज नहीं कर सकेंगे, इसीलिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू एटम को नहीं देख पाए, ठीक है। इसके बाद हमने जो टेक्निक यूज की थी वो समहाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है भाई। और इलेक्ट्रॉन और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप? जैसे कि हम सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें हम विजिबल लाइट के बजाय हम क्या यूज करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन बीम जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। हम इलेक्ट्रॉन बीम जो है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। एक और डिफरेंस जो हम देखते हैं नॉर्मली तौर पे, जो हम इस वक्त जो है मतलब जो हम नॉर्मली तौर पे अपने जहन में रखते हैं, वो है रेजोल्यूशन पावर का। देखो चूंकि मैंने आपसे कहा कि सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर आप जो है सिंपल विजिबल लाइट का इस्तेमाल करोगे, विजिबल लाइट की वेवलेंथ लार्जर है एज कंपेयर टू पार्टिकल साइज, इसलिए ये नहीं दिखा पाता। यहां पर हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू विजिबल लाइट, इसकी वेवलेंथ है वो इवन शॉर्टर होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू विजिबल लाइट, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम की चाहे वेवलेंथ शॉर्टर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इतनी नहीं है कि हम कह सकें कि एटम ये दिखा पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि एटम को इवन हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख पाए, ठीक है। आपकी इस वक्त स्क्रीन पर मतलब बुक पर जो है एक पिक्चर भी, डायग्राम भी मौजूद है आप लोगों की जो है बुक के अंदर, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एक जो है ब्लैक कलर की लाइंस हैं। ये ब्लैक कलर की लाइंस शो करती हैं प्रेजेंस ऑफ एटम को, ठीक है, और ये शो करती हैं कि यहां पर एटम्स मौजूद हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो चूंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सके, अब हम क्या करेंगे? लास्ट हम मेथड अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सरे एनालिसिस। एक्सरे एनालिसिस, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम कोशिश करते हैं कि हम एटम को देख पाए, ठीक है जी। हम एटम को क्या कर सकें? एनालाइज कर सकें, देख सकें, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बल्कि इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है जी। अगर हम एक्सरे एनालिसिस की बात करते हैं
तो इसमें जो हम यूज करते हैं बीम इलेक्ट्रॉन यानी सॉरी जो रे यूज करते हैं वो एक्स रेज हैं, और एक्स रेज की एनर्जी ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन बीम एज वेल एज विजिबल लाइट। आप जानते हैं कि वेवलेंथ और एनर्जी का आपस में इनवर्सली रिलेशन है, इन वेवलेंथ और एनर्जी का आपस में somehow हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन है। तो चूंकि इस रे की जो हम इस्तेमाल करते हैं इसकी एनर्जी ग्रेटर होती है, इसकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी। चूंकि वेवलेंथ शॉर्टर है, कंपेरेबल विद एटम है, तो इसके थ्रू हम एटम को देख पाए, एनालाइज कर पाए, और इसके थ्रू जो हमने इंफॉर्मेशन गेट की है वो है डायमीटर ऑफ एटम। ठीक है, जो अराउंड 0 पॉइंट यानी हम समाव कह सकते हैं 2 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम लिखते हैं 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, 0.2 नैनोमीटर ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, इट इज द सिंपल डायमीटर ऑफ एन एटम। ठीक है, एटम का एक डायमीटर जो है हमारे पास आ जाएगा। यहां पर एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर के। ठीक है जी, सो ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आप इसको हाईलाइट करेंगे। इवन के जो आपके पास एक्सरे एनालिसिस है, इसके थ्रू आपने रेंज ऑफ मैस भी देखा था। ठीक है, जो कि हमारे पास अराउंड 10⁻27 टू 25। ठीक है जी, 10⁻⁻25 kg हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ मैस है एटम्स का, जो कि हम इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं थ्रू एक्सरे एनालिसिस। ठीक है, और इसी के ही लास्ट में आपको एक लाइन मिलेगी जिसको आपने जरूर अंडरलाइन करना है कि इवन आप एक डॉट भी लगाते हैं तो इसमें भी 2 मिलियन ऑफ एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, सो आपने उसको भी अंडरलाइन करना है। ठीक है जी, सो ये हमारे पास एविडेंस ऑफ एटम के हवाले से यानी इसके थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन गेट करते हैं ये मैंने आप लोगों से शेयर की है। somehow हम कर रहे हैं, हम जस्ट अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं को थोड़ा बहुत शॉर्टली रिकॉल कर रहे हैं ताकि हम उनको अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, चैट बिल्कुल मेरे सामने है इस वक्त, आप बिल्कुल पुरसकून बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। लेकिन अगर कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे क्लियर करवा सकते हैं, मैं जरूर आप लोगों को आपके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स दूंगा और आंसर भी दूंगा। ठीक है जी, जल्दी से नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूल। ठीक है, हम थोड़ा सा मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम कंपैरिजन टेबल के थ्रू भी जो है कुछ चीजों को शॉर्ट करेंगे और जो है जल्दी से कुछ गो थ्रू करेंगे कुछ टॉपिक्स को थ्रू पिक्चर डायग्राम। ठीक है, और कंपैरिजन टेबल। ठीक है, सो वो भी आएगा आपकी स्क्रीन पर, वो भी जल्दी मैं जो है आप लोगों की स्क्रीन पर लेकर आऊंगा। हम पहले उन टॉपिक्स तक पहुंच जाएं। मॉलिक्यूल की जल्दी से बात कर लेते हैं, शॉर्टर वे के अंदर इसको हम डिस्क्राइब करें क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो कि आप लोग बहुत दफा पढ़कर आ चुके हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, द पार्टिकल, ठीक है, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, विच कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ऑन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। यानी हम कहते हैं स्टेबल टाइप ऑफ पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, स्टेबल टाइप ऑफ पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। ठीक है, अब जहां तक मॉलिक्यूल की बात है तो मॉलिक्यूल को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं। किस फॉर्म के अंदर, के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स या नेचर ऑफ एटम की बेस पर, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल की बेस पर भी कर सकते हैं और ये नंबर ऑफ एटम की बेस पर भी कर सकते हैं। इवन के हम इसमें इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं इनको ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स की बेस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो इसको हम क्या करते हैं भाई, इसको हम कहते हैं कि ये माइक्रो भी हो सकता है, यानी चलिए मोनो कर लेते हैं पहले, मोनो एटॉमिक भी हो सकता है। ठीक है, मोनो एटॉमिक। अब ये मोनोटॉमिक का मतलब क्या होता है कि वो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो सिंपल एक एटम पर मुश्तमिल हो, इनको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। द मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ जस्ट एटम, ठीक है, जस्ट वन एटम। और ये कौन से हो सकते हैं, नोबल गैसेस, ये स्टेबल हैं। ठीक है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये डाई भी हो सकता है, 2 एटम पर मुश्तमिल। ठीक है जी, डाई एटॉमिक जिसको हम कहते हैं सिंपली, इसका मतलब क्या होता है, 2 एटम पर मुश्तमिल, जैसे H2 है, इवन HCl है, ये 2 एटम पर मुश्तमिल है। ठीक है जी, पॉली एटॉमिक का मतलब क्या होगा, पॉली मींस मैनी होता है। ठीक है, और वो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जिसके मुतालिक हम कहते हैं कि जो ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स कैरी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 है, ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स कैरी करता है, इसको हम पॉली एटॉमिक का नाम देते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंट हमारे पास क्लासेस हैं मॉलिक्यूल की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इसकी बेस पर हम करते हैं। इस तरीके से ये मैं आपको बता दूं, एक टर्म है ऑटोमेसिटी। ठीक है, एक टर्म यहां मेंशन की होगी, ऑटोमेसिटी। ऑटोमेसिटी का मतलब क्या होता है,
ऑटोमेसिटी का मतलब होता है कि किसी एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, इसको हम ऑटोमेसिटी कहते हैं। द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल इज मेजर्ड बाय दिस टर्म विच इज ऑटोमेसिटी। ठीक है, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मेजर्ड बाय द टर्म विच इज कॉल्ड एज ऑटोमेसिटी, इसको हम ऑटोमेसिटी कहते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से मॉलिक्यूल जो है वो फर्दर भी क्लासीफाई हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है जी, साइज ऑफ ओवरऑल मॉलिक्यूल, जिसको हम माइक्रो और मैक्रो जो है वो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। एक होमो और हेट्रो भी होता है। फर्स्ट हम पहले होमो और हेट्रो कर लेते हैं। होमो एटॉमिक, इसका मतलब होता है कि सेम टाइप ऑफ एटम पर, जैसे कि हमारे पास O2 है, H2 है, Cl2 है। ठीक है, और हेट्रो का मतलब क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स के जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स में मुश्तमिल हों। जैसे कि हमारे पास HCl मैंने एग्जांपल दी थी, CO2 की एग्जांपल है, CO की एग्जांपल है। ठीक है, और इस तरीके से हम इन्हीं मॉलिक्यूल्स को फर्दर कैटेगराइज करते हुए हम इनको फर्दर माइक्रो और मैक्रो की टर्म का भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इन्हीं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये कौन से होते हैं? जो स्मॉल साइज के होते हैं। जितने भी मेरे एग्जांपल राइट की हुई हैं सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल यानी स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, कि माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। और जैसे मैंने जितनी एग्जांपल दी है, ठीक है, ऑल एग्जांपल्स। और अगर हम बात करते हैं, ठीक है भी, मैक्रो मॉलिक्यूल की, तो मैक्रो का वर्ड ही हम यूज करते हैं फॉर लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी वो मॉलिक्यूल्स कि जिनमें नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा होते हैं, साइज बहुत ग्रेटर होता है, इसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, हम कहते हैं हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के अंदर अराउंड 10,000 एटम्स हैं। ठीक है, अराउंड 10,000 जो है वो एटम्स हैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल के अंदर हीमोग्लोबिन के। और इसके अलावा इसको हम साइज के एतबार से और इसके अलावा हम मैस के एतबार से भी कंपेयर कर सकते हैं। हम कहते हैं कि इसका मैस जो है इट इज 68,000 टाइम्स ग्रेटर एज कंपेयर टू सिंपल हाइड्रोजन। ठीक है, तो इट मींस के एक लार्जर साइज का एक मॉलिक्यूल है। यानी हम कहते हैं 10,000 के अराउंड इसमें क्या है? एटम्स हैं। ठीक है, एटम्स। और इसके अलावा हम कहते हैं कि इसका जो मैस है वो 68,000 टाइम्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू मैस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, मैस ऑफ हाइड्रोजन जो है उसकी निस्बत ये 68,000 टाइम्स क्या है? ग्रेटर इसका मैस होता है। ठीक है जी, सो ये मैंने थोड़ा सा मॉलिक्यूल को ब्रीफ किया, इंट्रोड्यूस करवा आप लोगों को शॉर्टली तौर पे। अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द आयन। ठीक है, आयन से मुतालिक हम डिस्कशन करेंगे और आयन से मुतालिक कुछ बातें जो हमने नोट डाउन करनी है, जो कुछ हमने हाईलाइट करना है वो करते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे और मॉलिक्यूलर आयन को देखते हुए हम फर्स्ट कंपैरिजन टेबल की तरफ जाएंगे जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास के हवाले से आएगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो जल्दी से मूव करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है आयंस। ठीक है, आयंस का मतलब क्या होता है? जब भी कोई एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, इसको हम आयन कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। एक हम जो है यहां पर लर्निंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो भी कर लेते हैं। ठीक है जी, हम समहाउ एक छोटा सा जो है क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी से एक एमसीक्यू जो है मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूं। चलो, अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following will form to endothermic process? एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब जल्दी से बताना आपने। ए ऑप्शन आपके पास आता है एफ नेगेटिव, बी ऑप्शन आपके पास आता है somehow Na पॉजिटिव, सी ऑप्शन आपके पास आता है O-2, या इस तरह करते हैं, इसको हम मजीद सिंपल करने रखने के लिए ब्रोमीन ले लेते हैं, ब्रोमाइड आयन। ठीक है जी, एंड डी है हमारे पास नन।
अब बताएं कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा सर। हीमोग्लोबिन का एक एटम पूरे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से 1000 बड़ा है। देखो आप बात करते हैं हबान, किस चीज की भी कंपैरिजन दो तरह से हो सकता है, या तो ये कि नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर कर सकते हैं, या हम कहते हैं कि हम मैस की बेस पर कर सकते हैं। ठीक है, सो मैस की बेस पर अगर आप करेंगे तो हम कहते हैं हीमोग्लोबिन का मैस 68,000 टाइम्स ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू मैस ऑफ सिंपल हाइड्रोजन। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने पाए जाते हैं, 1000 कितने कहते हैं भी हम इसको, 10,000 एटम्स कहते हैं कि इसमें जो है वो पाए जाते हैं। साइज नहीं कह रहे हम, ठीक है, हम एटम्स की बात कर रहे हैं हबान, इसके अंदर के 10,000 एटम्स एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर होते हैं। देखो एटम की जहां तक बात है तो एटम जाहिर सी बात है, चूंकि एक हीमोग्लोबिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन भी होगा, कार्बन का साइज एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि फिर ये जो साइज की वाइज बात करें तो 10,000 से ज्यादा ही डिफरेंस होगा, लेस नहीं होगा, मतलब ज्यादा ही होगा, मतलब ठीक है, क्योंकि साइज ऑफ द कार्बन बड़ा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। मुझे इसका आंसर जल्दी से बता दें आप लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म क्या कहते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म थ्रू एंडोथर्मिक प्रोसेस, इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस से बनेगा। बाकी आपने जल्दी से बताना है, मुझे जल्दी से बता दें आप लोग, जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, ऑप्शन राइट आप लोगों के सामने जो भी आता है जहन में वो बता दें, ताकि इसके बेस पर हम फिर आयन को जल्दी से इंट्रोड्यूस करवा दें और हम आगे चल सकें। इस तरह के बहुत से एमसीक्यूज हमारे पास आएंगे। जल्दी से बताना है आप लोगों ने, रिस्पॉन्स नहीं आप लोगों का, जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों ने, शाबाश। जल्दी से शाबाश, क्वेश्चन का आंसर तो दे दें। चलें, आप लोग जो है आई थिंक नहीं दे रहे, मतलब वो क्या कहते हैं ना, वो कंफ्यूज हैं या इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहे, हालांकि करना चाहिए ना। देखो क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए इंसान को, इसे तो मैं फौरन से क्वेश्चन पर गया क्योंकि आप थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, यार मैं पढ़ाई जा रहा हूँ। ठीक है, देखो एंडोथर्मिक की जहां तक बात है, मैं पहले तो डिफाइन करता हूं आयन को कि आयन बनता किस तरीके से है। जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है, इन दोनों सूरतों में एटम लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, सूत्रों में एटम पे आ जाएगा चार्ज। ठीक है, और चार्ज कैरिंग स्पीशीज को हम आयन का नाम देते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं जिनको हम केटायंस का नाम देते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं जिनको हम सिंपल एनायंस का नाम देते हैं। केटायंस भी हो सकते हैं हमारे पास और एनायंस भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। केटायंस कब बनते हैं, जब हम एक एटम को जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज एटम में से करवाते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये केटायन है। और जब हम एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एडिशन करते हैं तो इससे जो बनने वाला नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशी आयन है, इसको हम एनायन का नाम देते हैं। आपने ये टर्म आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी हुई है। ठीक है, देखो जब भी आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं फ्रॉम द एटम तो आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, यानी कि आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ती है ताकि आप एक एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सको। तो केटायन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इट इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आपको एनर्जी देना पड़ती है किस चीज के लिए भी, जस्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, यानी केटायन फॉर्मेशन का प्रोसेस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। ठीक है, जबकि एनायन फॉर्मेशन की जहां तक बात है तो चूंकि आप जस्ट यहां पर एग्जांपल भी जो मैंने दी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ -1 चार्ज को शो कर रहा है। हम कहते हैं यूनि नेगेटिव आयन के लिए एनायन फॉर्मेशन का प्रोसेस हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है हमारे पास, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं यहां पर ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है फॉर यूनि नेगेटिव आयन, यानी कि जब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज ऐड होता है, इस केस में हम कहते हैं कि ये प्रोसेस क्या होगा, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसे देखते हैं, ये भी एनायन फॉर्मेशन है, ये केटायन है, ये एनायन और ये तो गया ना दूर। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे कहा केटायन फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है, एंडो होता है, तो क्या ये इसका राइट ऑप्शन बनता है या नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि हमेशा आप जब भी एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए आप सप्लाई करना पड़ेगी, और जब आप एनर्जी को सप्लाई करेंगे तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक बन जाएगा। सो इट इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। हम कहते हैं कि ये हमारे पास ठीक ऑप्शन होगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूं, स्टेटमेंट यही है
अगर मैं थोड़ा सा और चेंज कर लूं और मैं ये क्या कहता हूं कि भाई यही स्टेटमेंट है, लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन में -2 चार्ज भी है, अब क्या करेंगे आप लोग आंसर? देखो मैंने अभी आपको बताया कि एनायन फॉर्मेशन का प्रोसेस जनरली एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि हीट निकलती है, सिस्टम से एनर्जी इवॉल्व करती है। लेकिन आप ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ यूनिनेगेटिव के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन, जो एटम एक इलेक्ट्रॉन कैरी करके नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, ये सिर्फ इनके लिए ही जो है हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक होता है। अगर हम एक ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाले आयन के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन डालना चाहेंगे तो हम कहते हैं कि भाई ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, इनमें आपस में रिपल्शन की फोर्स अप्लाई होगी, जिसकी बुनियाद पर हम कहेंगे पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो इस केस में अगर यही क्वेश्चन ऐसे में देता आप लोगों को तो आप फौरन से कहते कि जी जो डाई नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशी है इट विल बी द एंडोथर्मिक, जस्ट टू बिकॉज वी सप्लाई एनर्जी जस्ट टू रिमूव द रिपल्शन फोर्स बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। आपको समझ आई है? बताएं जल्दी से, ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? इसलिए हम कहते हैं कि यूनिट नेगेटिव के ऊपर ही सिर्फ एक्सोथर्मिक होगा। अगर पॉली नेगेटिव की बात करेंगे, यानी कि मोर देन वन नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशी की बात करेंगे, तो यही प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक और चीज आपने यहां पर मार्क करनी है अपने पास, बड़ी आसान सी है, सिंपल सी है। हम जब केटायन की बात करते हैं तो मेटल्स जो हैं ये एग्जांपल हैं केटायंस की, बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, वो इलेक्ट्रॉन दे के अपने में पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। इस तरीके से एनायन की जहां तक बात है, हम कहते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दे ऑलवेज रिक्वायर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। सो एनायन जो है इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी एग्जांपल में हमारे पास नॉन मेटल्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो चुका है आप लोगों को? और एक और चीज भी आपने अंडरलाइन करनी है इस टॉपिक के अंदर, वो क्या है कि रेडिकल का मतलब आपको पहले बता देता हूं, फिर मैं इसको अंडरलाइन करवाऊंगा। रेडिकल का मतलब क्या होता है? रेडिकल का मतलब क्या होता है तरंगी, देख लेते हैं। रेडिकल का मतलब होता है, देखो जैसे ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं एनायंस की हैं, और ये एक सिंगल एटम पर मुश्तमिल है, एक एटम के ऊपर एक चार्ज, फिक्स चार्ज मौजूद है। अगर जो हमारे पास जो चार्ज स्पीशी है, यानी कि आयंस की फॉर्म के अंदर एक चार्ज स्पीशी है, अगर वो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, यानी मोर देन वन एटम कैरी कर रहे हो और उन पे नेट चार्ज हो, तो इस तरह की स्पीशी को रेडिकल कहते हैं। एग्जांपल देके समझाऊंगा, ऐसे समझ नहीं आने वाली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किस चीज की भाई, अगर हम बात कर लेते हैं SO4-2 की बात कर लेते हैं, SO4-2 की बात कर लेते हैं। अब देखो ये पूरी स्पीशी नेट चार्ज कैरी कर रही है -2, तो ये जो नेट चार्ज कैरिंग स्पीशी है, ठीक है, जिसमें के नंबर ऑफ एटम मोर देन 1 है, इनको हम रेडिकल्स का नाम देते हैं। क्या कहते हैं इनको हम रेडिकल्स का नाम देते हैं। और हम कहते हैं कि केटायनिक रेडिकल्स जो हैं दे आर मच अबंडेंट देन एनायनिक वन। ठीक है जी, यानी जो हमारे पास, सॉरी मैंने उल्ट कर दिया है, एनायनिक रेडिकल्स आर मच मोर अबंडेंट देन केटायनिक वन। केटायन की एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ एक है, NH4+ की। ठीक है, सिर्फ एक वाहिद एग्जांपल प्रोवाइड की गई है, बाकी जब आप देखते हैं अपनी बुक पे तो सिर्फ और सिर्फ एनायन की ही एग्जांपल्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं रेडिकल की फॉर्म के अंदर। यहां तक क्लियर हो चुका है? अब एक और एमसीक्यू करेंगे सॉल्व जल्दी से, और फिर हम आगे मूव करेंगे टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलर आयन। इसको मैं रेस करूंगा, कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाद अभी जो है ना, अभी पूछ सकते हैं मुझसे, भी शर्माना शुर्माना नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, ऑपरेशन होना चाहिए हमारे दरमियान। कोई भी मसला हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछेंगे, कोई मसला नहीं है, मैं आपको 100 टाइम रिपीट कर दूंगा, लेकिन आपने पूछना जरूर है, कंफ्यूज नहीं होना। जल्दी से एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। ठीक है, विच वन, चेंज कर लेते हैं, विच वन of the following are isoelectronic। ये टर्म पता होना चाहिए। ठीक है भाई, कौन सी है इनमें से? पहले ऑप्शन राइट कर दूं, उसके बाद फिर इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक की टर्म को एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे चलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है H+, इसके अलावा H और H नेगेटिव।
बी ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन हमारे पास है Li प्लस Na प्लस और K+1। ठीक है जी, ये हमारे पास बी ऑप्शन है। इस तरीके से हमारे पास सी ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, और डी ऑप्शन हमारे पास लास्ट बनती है वो क्या है भी, F नेगेटिव, Ne, और के बाद हमारे पास है Na पॉजिटिव। अब आप बताएं कि इनमें से कौन सी ऑप्शन राइट बनती है। पहले तो बताना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है। आइसो का मतलब होता है सेम, और कोई ऐसी स्पीशीज जिसमें के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। ठीक है, हम इसको यहां लिख सकते हैं इस तरीके से, द स्पीशी that carry same number of electrons, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। जल्दी से बताएं इसका ऑप्शन क्या राइट बनेगा। वो स्पीशीज जो कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी करती हो, इसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। ठीक है, अब बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको राइट ऑप्शन दिख रहा है। मोहम्मद ने जल्दी से आंसर कर दिया है डी, और डी भी देखते हैं कि ठीक है या नहीं है। बाकी भी जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी, फिर मॉलिक्यूलर आयन की तरफ मूव करना है। स्लो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका रिस्पांस बहुत स्लो है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी मूव करेंगे क्योंकि हमने नेट टू नेट चलना है, ऑलमोस्ट एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट भी करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन ये है कि आप लोगों की कोऑपरेशन से चाहता हूं कि इंटरेस्ट आप लोगों का डेवलप हो जाए। उसके बाद हम जितनी मर्जी स्पीड कर लें, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करेंगे तभी वो हो पाएगा मुमकिन। ठीक है, जल्दी से बताएं। चले फिर मैं खुद इसका आंसर करता हूं क्योंकि आप लोगों की तरफ से कोई खास रिस्पांस नहीं आ रहा भाई, बहुत बुरी बात है। इससे पता है क्या होता है, इससे ये होता है कि जब आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे होते, आंसर नहीं कर रहे होते हो ना, ठीक है, तो ये होता है कि यार फिर मैं समझता हूँ कि यार फायदा क्या हो रहा है, आप सुन भी रहे हो, इतनी नहीं सुन रहे हो, और कितना सीख रहे हो, कुछ पता चल नहीं रहा। ठीक है, सो पता चलना चाहिए ना भाई, आप लोगों की कॉपरेशन यहाँ पर होगी तभी हम कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो इसकी हम बात कर लेते, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है नहीं, क्यों? हाइड्रोजन की जहां तक बात है, इसका एटॉमिक नंबर है 1, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। H पॉजिटिव कब बनता है, जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। H नेगेटिव कब बनता है, जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकती। ठीक है, इस तरीके से ये वाली देख लेते हैं बात। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है इट इज 3, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब चूंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, +1 चार्ज कैरी करे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सोडियम की जहां तक बात है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब कितने रह गए, 10 रह गए। ठीक है, पोटेशियम की जहां तक बात है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 19, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 18 रह गए। ठीक है, इस तरीके से क्लोरीन की बात कर लेते हैं, नेगेटिव चार्ज मींस के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, एक इलेक्ट्रॉन गेट किया इसने, 18 बन गए। ठीक है, बोरोमीन की जहां तक बात है, ये हमारे पास क्या है भाई, ये हम कहते हैं कि हमारे पास ये लार्जर है एज कंपेयर टू क्लोरीन, जिसका हम एटॉमिक नंबर अगर एग्जैक्टली देख लें 35 है। ठीक है, 35 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है जी, एग्जैक्टली 35 इसका एटॉमिक नंबर है। एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है, 36 बन जाएगा। ये 53 होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, 54 बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, एक गेट किया हुआ है, 10 हो गए। ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर ही 10 होता है। और सोडियम की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है, लूज कर दिया है, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो इट मींस डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्पीशीज मौजूद हैं, इन तमाम के तमाम जो है हम कहते हैं कि पास इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है भाई, सो उस्मान बिल्कुल सही कह रहे हो, वकार और उस्मान आई थिंक के हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो पिछला सेशन पढ़ रहे हैं और यहाँ आए। ठीक है, अच्छा, तो ये राइट ऑप्शन बनती है। कोई डिस्कस करने वाली बात आप लोगों को लगती है तो आप मुझसे शेयर करें ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें, उसको हम हल कर सकें, नहीं तो हम मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलर आयन। जल्दी से बता दें, मॉलिक्यूलर आयन के लिए हम मूव कर रहे हैं।
तो मॉलिक्यूलर आयन बताते हैं कि क्या होता है। मॉलिक्यूलर आयन, जैसे अभी हमने आयन के मुताबिक बात की थी, हम कहते हैं सिमिलर वे के अंदर जब भी कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मॉलिक्यूल जो है जब उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। ठीक हो गया। और मॉलिक्यूलर आयन किस किस तरह से बन सकते हैं? मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन के लिए हम कहते हैं या तो ये कि हम एनर्जी सप्लाई करें, किसी गैस में से जो है एनर्जी पास करें। एनर्जी का मतलब होता है कि एक्सरेज को पास करें। इससे भी हमारे पास क्या होता है कि जी क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन होती है। अगर हम इसमें से जो है अल्फा पार्टिकल्स को पास करते हैं तब भी ये फॉर्मेशन होती है। इलेक्ट्रॉन बीम को पास करते हैं तब भी ये फॉर्मेशन होती है। हीट देते हैं तब भी जो है ये मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन होगी। तो ये तमाम के तमाम मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं कि मॉलिक्यूलर आयंस के अंदर जो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं दे आर मोर अबंडेंट। ठीक है, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं वो ज्यादा अबंडेंट होते हैं एज कंपेयर टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। ठीक है जी। केटायनिक कौन से होंगे जिनके पर क्या होगा, केटायनिक पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और एनायनिक पे नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि ये मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके चार्ज कैरी करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके चार्ज कैरी करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास समहाउ शॉर्टर वे के अंदर मॉलिक्यूलर आयंस के हवाले से मैंने आप लोगों को ब्रीफ किया कि कैसे बनते हैं, कौन से मोर अबंडेंट हैं, कौन से लेस अबंडेंट हैं। ये तमाम मैंने इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की है। ठीक है, अब हम चलेंगे टूवर्ड्स द रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, और रिलेटिव एटॉमिक मास की जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा थ्रू द टेबल। ठीक है, हमारे पास इस वक्त एक स्क्रीन पर टेबल मौजूद है। आप लोगों को इस टेबल के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास बिटवीन द एटॉमिक मास। ठीक है, एंड सिंपल अगर मैं भी जो है इसको अपने स्क्रीन पर विजिबल कर दूं, जी जी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड मास नंबर। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त विजिबल भी हो रहा है कि मास नंबर का मतलब क्या होता है, इट इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, और जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास होता है इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि इट इज द मास ऑफ एन एटम। ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, यानी हम करते क्या है कि हम किसी एक एटम के मास को फाइंड करने के लिए उस एटम को किसी दूसरे एटम के साथ रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। इस कंपैरिजन के थ्रू जो मास आता है इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। और मोस्टली तौर पे हम कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड मानते हुए इससे कंपेयर करते हुए बाकी एटम के एटॉमिक मासेस को हासिल करते हैं। इसे हम कहते हैं, हमारे पास ये कहलाएगा सिंपली, इट इज सिंपली कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, और मास नंबर की जो है एग्जांपल आपकी इस वक्त स्क्रीन पर है। जैसे कि कार्बन की बात हम कर रहे हैं, 6 न्यूट्रॉन, इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं। सो 12 इसका एटॉमिक जो है सिंपल हमारे पास मास होता है। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास की जहां तक बात है तो क्लोरीन की आप मेंशन, आपके लिए एग्जांपल मेंशन की हुई 35.5। ठीक है, इट इज द सिंपल फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, या जिसको हम समहाउ कहते हैं कि हमारे पास जो है क्या कहलाता है, ये एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। ये तीनों इसी के ही नेम कहलाएंगे। ठीक है जी। टर्म मास नंबर इज यूज्ड फॉर आइसोटोप्स। ठीक है, हम आइसोटोप इंडिविजुअल आइसोटोप के लिए करते हैं। सर कार्बन को स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं सर जी? ठीक है, चले जी, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है इससे आगे मूव करेंगे। देखो, हम कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं, रीजन क्या है? देखो, कार्बन की जहां तक बात है इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका एटॉमिक मास है 12। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? वो भी 6। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है, ये तमाम के तमाम 6 है। देखो, मैं आपको बताऊं कि वो एटम्स कि जिनमें जो न्यूक्लियस है उसमें जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशो है, अगर ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल होती है, दे आर मच मोर स्टेबल एटम्स। ठीक है, सो कार्बन जो है चूंकि इसमें हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो रेशो है ये 1 के इक्वल, तो ये एक स्टेबल एटम है।
इसीलिए हम करते क्या है कि इसके थ्रू, इसके कंपैरिजन के थ्रू बाकी एटम्स के मैसेज को कैलकुलेट करते हैं। सो हम कार्बन 12 को एज स्टैंडर्ड मानेंगे और कार्बन 12 में हम इसका 1/12 पार्ट लेंगे, इसके थ्रू कंपैरिजन करते हुए हम दूसरे एटम्स जो कि अननोन एटम्स हैं उनका मैस कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1/12 की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि कार्बन का एटॉमिक मैस जो है वो कितना है 12 AMU है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/12 में मैं 1 AMU लूंगा और इसको कंपेयर करूंगा। लेट्स सपोज कार्बन का जो है हम 1/12 पार्ट ले रहे हैं 1 AMU, इसे मैं कंपेयर करता हूं लेट्स सपोज विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम देखते हैं कि इट इज 16 टाइम्स हैवियर एज कंपेयर टू कार्बन 1/12, इसलिए हम कहते हैं कि एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा 16 होगा। तो ऐसे कंपेयर करते हुए हम समहाउ कहते हैं कि इस तरीके से हम जो है रिलेटिव एटॉमिक मैस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें, जी नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने अभी आपको बताया भी कि जो एटॉमिक मैस की टर्म है इट इज जस्ट अप्लाइड फॉर जस्ट आइसोटोप्स। ठीक है। और एवरेज जो एटॉमिक मैस यानी जो रिलेटिव एटॉमिक मैस या एवरेज एटॉमिक मैस है ये बेसिक तौर पे एवरेज होती है किसकी, किसी एक एलिमेंट में मौजूद आइसोटोप्स के मैसेज की। ठीक है। ये रिलेटिव टू द रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है। हम कहते हैं किसी एक आइसोटोप की जो अबंडेंस है नेचर में, जो एग्जिस्टेंस है उसकी परसेंटेज की बेस पर हम क्या करते हैं एवरेज एटॉमिक मैस को कैलकुलेट करते हैं, जिसको रिलेटिव एटॉमिक मैस का नाम देते हैं। ठीक है जी। मैस जो है अदर देन, ठीक है जी, यूज फॉर आइसोटोप इट इज रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है जी। जो हम आइसोटोप के लिए एक और टर्म यूज करते हैं वो रिलेटिव अबंडेंस होती है। और बाकी जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मैस है इसके लिए जो दूसरी टर्म्स यूज होती हैं वो फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस भी है, एवरेज एटॉमिक मैस भी है। ठीक है। ये हम इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यूज कर रहे होते हैं। मैस नंबर को हम डिनोट करते हैं ए के साथ और जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है इसको AR से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्म यहां पर रिलेटिव अबंडेंस का मतलब क्या होता है, रिलेटिव अबंडेंस का मतलब होता है कि एग्जिस्टेंस किसी एक स्पेसिफिक आइसोटोप की, किसी एक एलिमेंट के उसकी जो बाय नेचर में परसेंटेज एग्जिस्टेंस है एज कंपेयर टू द अदर आइसोटोप्स, इसको हम उसकी रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। जैसे क्लोरीन का लिखा हुआ है कि क्लोरीन जो है 75% है और क्लोरीन 37 जो है वो 24.47% है। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं। कम से कम जो है रिस्पॉन्स जरूर देना है आपने, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि यार आप लोग कुछ सीख भी रहे हो या नहीं सीख रहे हो। जल्दी से मुझे बताएं जल्दी से कुछ आइडिया कन्वे करें कि आप लोगों ने कुछ सीखा है अभी तक या नहीं सीखा, नहीं तो हम आगे मूव कर जाएंगे और फिर ये होगा कि आप लोगों को कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाएगी और फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। सो आप मुझे पहले बताएं कि आप लोगों ने कुछ सीख लिया है। नहीं, ये जो नए वाले बच्चे हैं ना जरा इनको भी बोलने दें भाई, ये नहीं बोलते, ये बहुत खामोश जो है नेचर के मालिक हैं। भाई बोलो शाबाश, ताकि मुझे कुछ क्लियर हो और उसके बाद ये होगा कि फिर हम, क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा बात करने का तो फिर ये है कि फिर कैसे क्वेश्चंस आप क्लियर कर पाएंगे ना अपनी। ठीक है। तो लाजमी आप लोगों ने बताना है, अपनी प्रेजेंस को शो करना है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आते हैं आइसोटोप्स और मैं आप लोगों को आइसोटोप्स की बात करूंगा। सर P/N रेशो तो 260 एलिमेंट्स में सेम है टोटली डिस्कवर्ड एलिमेंट, देन वाई कार्बन। देखो मैं आपको बताऊं कि ये तो अब हम बात करें ना, देखो 260 एलिमेंट्स की आप बात कर रहे हो। एक तो ये कि टोटल एलिमेंट्स जो कि हमारे पास प्रेडिक्टेबल में हैं, ठीक है, वो तो 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मैं बता दूं आपको 118 एलिमेंट्स जो कि प्रेडिक्टेबल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये जो वकास आप बात करें वकार, ठीक है, ये इस वक्त बात करें जब 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये उस वक्त की बात है जब बहुत कम एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए थे। ठीक है। और उसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल भी और हम कहते हैं समहाउ जिससे मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा मौजूद थी हमारे पास, ठीक है, हमें ज्यादा पता था, ठीक है, वो कार्बन है। ठीक है, जिसको हमने एज ए स्टैंडर्ड माना था, जिससे हम कंपेयर करते बाकी एटम के मैसेज को निकालते हैं, इसलिए हमने वकार उसको स्टैंडर्ड के तौर पर लिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द आइसोटोप। ठीक है, और वो भी मैं आप लोगों को थ्रू टेबल और एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को क्लैरिफाई करवाऊंगा। जो प्रॉब्लम आएगी वो हम व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं कवर थ्रू दीज स्लाइड्स। ठीक है जी। इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पर है आइसोटोप
का मतलब क्या होता है कि हम कहते हैं कि एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास वेरी करेगा, इनको हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। ये जो टर्म आइसोटोप है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई थी किसने? सऊदी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब कुछ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज हैं, जैसे कि फर्स्ट लिखा हुआ है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल सही है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनमें सेम होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। इस तरीके से डिसिमिलरिटी में हम कहते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। यानी आप जानते हैं कि एटॉमिक मास वेरी करता है एटम्स का इनसाइड द एलिमेंट, वो सिर्फ इसलिए है कि उनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी करते हैं। एटम के अंदर यानी जो आइसोटोप्स हैं इनके अंदर जो न्यूट्रॉन है उनकी तादाद डिफरेंट होती है, बाकी एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर इनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वैसे ही रहती है, सेम रहती है, ठीक है जी। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर होता है। डिसिमिलरिटी के अंदर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हाफ लाइफ, जो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं इनकी हाफ लाइफ डिफरेंट होती है, ठीक है जी। इस तरीके से चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है तमाम आइसोटोप्स का और एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करती और क्या कहते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। लेकिन चूंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी कंपाउंड की डिपेंड कर रही होती है एटॉमिक मास के ऊपर और एटॉमिक मास वेरी करता है, तो हम कहते हैं कि एटॉमिक मास के वेरी करने से फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क आएगा, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल के अंदर हम पोजीशन भी आइसोटोप्स को एक ही देते हैं, डिफरेंट पोजीशंस असाइन नहीं करते, ठीक है। डिफरेंट पोजीशंस को हम नहीं जो है इनको देंगे, ठीक है जी। अब एक जो है एक टेबल मौजूद है मेरे पास, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा आप लोगों से और उसके बाद फिर जो है हम देखेंगे कि हमने क्या करना है क्योंकि हमारा टाइम भी क्लोज होने लगा जी। अच्छा, तो जल्दी से इस टेबल को देख लें जिसमें कि आप लोगों को कुछ हिंट्स प्रोवाइड किए गए हैं अकरेंस ऑफ आइसोटोप्स के हवाले से। टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप जो नेचर के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, उसमें हमने कुछ डिवीजन की हुई है, स्टेबल की और अनस्टेबल की डिवीजन की हुई है, ठीक है। स्टेबल का मतलब होता है जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स होते हैं, नहीं वो आइसोटोप जो नेचर में बाय नेचर जो है मौजूद होते हैं हमारे पास, ठीक है, इनको हम कहते हैं ये 280 है। और अनस्टेबल मतलब कि अनस्टेबल का मतलब होता है रेडियो एक्टिव, जिनको हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया हो, ये 300 रेडियो एक्टिव या आर्टिफिशियली फॉर्म्ड हम कहते हैं कि आइसोटोप्स के अंदर नेचर के अंदर एग्जिस्टेंस इनकी होती है। और 280 में से 40 रेडियो एक्टिव होते हैं, 240 नॉन रेडियो एक्टिव जिनको हम समहाउ स्टेबल का नाम देते हैं, ठीक है, होते हैं। और ये बात आप जो है ज़हन में रखिएगा कि इवन एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक मास वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नंबर ऑफ आइसोटोप्स नेचर में जो है ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं एज कंपेयर टू दोज एलिमेंट्स विच हैविंग द ऑड एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसलिए आप देख भी रहे हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो आइसोटोप्स हैं इवन वाले ज्यादा हैं, ऑड वाले थोड़े से कंपैरेटिवली कम है, ठीक है जी। सो ये जो है समहाउ मैंने एक टेबल आप लोगों की स्क्रीन पर दिया, ठीक है, जिसके तहत हमने कंपैरिजन किया है बिटवीन द नंबर ऑफ आइसोटोप्स, ठीक हो गया। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने बहुत थोड़ा पढ़ा सिर्फ इसलिए कि एक तो ये कि आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत जो है स्लो किस्म का है, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर इवन जो है नहीं देते, ठीक है, तो आपको देना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। अभी हमने आगे चलते हुए बहुत प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की, तो अगर आप लोग इतने नॉन रिस्पॉन्सिव रहेंगे तो क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, मतलब एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे या एमसीक्यूज को कैसे उसका राइट ऑप्शन हमें बताएंगे, ठीक है। अब आपने करना ये है कि चूंकि लगता है थके हुए आप लोग बहुत हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करें, ठीक है, खाना शाना खाएं और घूमे फिरें, अपने माइंड को रिलैक्स करें। कल हम मुलाकात करेंगे, कल हमें चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करना है। कंप्लीट का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है, तो कंप्लीट करना है और ये उस वक्त होगा कि जब आप लोग जो है पूरा साथ देंगे। मैं अपने कैंपस ज़राइफ का आपको गाइड कर दूंगा थ्रू पोस्ट, कैसे आप लोग जो है वहां से मेरे नोट्स ले सकते हैं, कैसे आप लोग वहां से जो है प्रैक्टिस एमसीक्यूज ले सकते हैं, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको थ्रू पोस्ट जो है डिलीवर कर दूंगा। आपने अपना ख्याल रखना है, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।